अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे जिस तरह से जो वाक़या हुआ मरी में, यानी कि यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ इस्लामाबाद, वहाँ से 1 घंटे के फासले पर कोमरी जो जगह है हमारी हिल स्टेशन, वहाँ पे जिस तरह से बर्फ़ में लोगों की गाड़ियाँ जो है वो स्टक हो गई और गवर्नमेंट हमें हर जगह फेल होती हुई नज़र आई। कई लोगों की जानें गई हैं और सुनने में ये आया है कि तकरीबन 70 लोग ऐसे थे जिनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर जो है मीडिया सिर्फ 22-23 नंबर ही बता रहा है। लेकिन कहाँ तक ठीक है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ही इस किस्म के प्रेशर्स रहते हैं मीडिया पे और सही फिगर नहीं आती। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से अफगानिस्तान के लिए जो मदद भारत भेजना चाह रहा था, गंदम उन्होंने ईरान के जरिए भेजने का सोचा है और पाकिस्तान ने जो है वो यही बात करते रहे कि ट्रक किसके होंगे और हमारे होंगे या भारत के होंगे। और इसी किस्म की कुछ और न्यूज़ लेकर हम हाजिर हुए हैं और हमें जी ज्वाइन करेंगे ताहिर गौरा साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी है और सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी अभी इंडिया से भी होकर आए हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो मैं बड़ी जेलस हो रही थी आपसे कि आप इंडिया चले गए और मैं अभी तक नहीं जा सकी, तो आई नहीं, होप कि जी ज़रूर आप जाएँगी। आप तो नेक्स्ट डोर बैठे हुए हैं, हमें तो हज़ारों मील का फ़ासला तय करके जाना होता है और इंडिया जाना हमेशा ही एक अच्छा है। हमारी सिविलाइज़ेशन है, हमारी हेरिटेज की जगह है, खूबसूरत मुल्क है। और फिर टेम्परेचर के एतबार से अगर हम कनाडा से कंपेयर करें तो हमारे लिए तो वो जन्नत होता है सर्दियों में। चूँकि मैं इस बात को जोड़ूँगा मरी से, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ओंटारियो में जिस जगह, जिस सूबे में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, इस लम्हा कोई आउटसाइड टेम्परेचर फ़ील लाइक अबाउट 25 से 30 माइनस सेल्सियस है इस वक़्त बड़ी शदीद ठंड है। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ जो लोग फंसे वहाँ पे बेचारे मरी में, हज़ारों गाड़ियाँ फंसी, वो कितना ही खौफ़नाक होगा वहाँ पे मामला। अगरचे वहाँ टेम्परेचर तो अभी माइनस कोई 4-5 बताते हैं जब जो ये वाक़या, मगर बर्फ़ शदीद पड़ी और पाकिस्तानी हों या भारतीय हों, उनके लिए इतना माइनस जाना बहुत माइनस होता है। हमारे लिए, हम कैनेडियन, तो जैसा मैंने अभी कहा, -25 फ़ील लाइक अगर मैं अपने स्टूडियो से बाहर कदम रखूं तो वो इस वक्त है। तो बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है, मगर उसके साथ साथ जो उससे बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, जिस तरह पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स इन बातों को ट्रिविलाइज कर रहे हैं या इनको डाइल्यूट कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं, वो बहुत ही हैरत अंगेज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें मिस्टर फवाद चौधरी और शफकत महमूद, दो मिनिस्टर्स, जिस तरह बातें कर रहे हैं हंस हंस के मीडिया के साथ, तो बड़ा बड़ा दुख होता है। पहले वो ये इस बात से वो इसको मैयर कर रहे थे, देखिए जी, पाकिस्तान की खुशहाली हो गई कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं। फिर वो ये कहने लगे जी कि ये टूरिस्ट इतने क्यों गए, इनको पता नहीं था वेदर वहाँ पे बुरा है और ये क्यों गए। तो मतलब ये पाकिस्तान की इस वक्त की सरकार का एक माइंड सेट है कि जो स्टेबल है ही नहीं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई और मैं सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ क्लिप देख रहा था। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सेंसिबल आदमी थे, वो भी बेचारे उसमें स्टक हुए। उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि उन्होंने, अगर वहाँ पे पुलिस के या इवन आर्मी के भी कुछ नौजवान देखे, वो भी उन उन बेचारों के पास भी इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतना अच्छा लिबास नहीं सर था। एक सेकंड। तो देखिए, जो उससे ज़्यादा अफ़सोसनाक बात ये है कि मैं कुछ क्लिप्स ऐसे कुछ ऐसे क्लिप्स मैं देख रहा हूँ जो आम लोगों के हैं, जो उसमें स्टक हो गए थे मरी में, और वो बड़े दुख से कह रहे हैं कि भाई इवन वहाँ पे आर्मी के जो लोग थे या आर्मी से ज़्यादा पुलिस के जो थोड़े बहुत लोग आए या बर्फ़ साफ़ करने वाले लोग आए, उनके पास गर्म जैकेटें तक नहीं थी, उनके पास गर्म हैट्स तक नहीं थी। तो सरकार ने इवन जो इंतज़ामी मशीनरी है उनको भी इक्विप नहीं किया हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस नौइयत की शदीद बर्फबारी, ख़ासतौर पर मरी वरी के इलाके में, इतनी नहीं होती। मरी से ऊपर नथिया गली के उस तरफ ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है। इमरजेंसी हो गई, इतने सयाह गए हुए थे, और उससे पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में एक तरह से क्वेश्चन मार्क पर आया कि क्या इस मुल्क की सरकारों को, चाहे वो फेडरल सरकार हो चाहे लोकल सरकारें हो, इतना होश और शऊर नहीं है कि मौसम के मुताबिक पेशीन गोई कर सकें, अपने
लोगों को बता सकें कि इस तरह का वेदर आगे दरपेश है और वो इस तरह की हरकत ना करें, यानी इतना सफर ना करें। तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी ही अफसोसनाक बात हुई इस वाक़ये की वजह से। एक तो वहाँ पे हज़ारों लोग सफ़र हुए, बल्कि लाखों शायद सफ़र हुए। जब बताया जाता है कि 30,000 से ज़्यादा कार्स उसमें स्ट्रक हुई। कोई नंबर तो ख़ैर ठीक से सामने आते भी नहीं। तो इसमें कम से कम 1 लाख तो बंदा होगा ही। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में फिर जो अमवात हुई हैं, आपने भी ज़िक्र किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 20-22 अमवात नहीं है, इससे ज़्यादा हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जितनी भी अमवात हुई वो बहुत ही अफ़सोसनाक मामला है। दूसरा, जो सिस्टम का कोलैप्स होना है वो उससे ज़्यादा अफ़सोसनाक वाक़या है। और तीसरा, इस पर सियासतदानों की जो शोबदाबाज़ी है। अभी हमारी वो दोस्त गुल बुखारी ने बड़ी अच्छी ट्वीट दी हुई थी। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर फवाद का ये कहना कि ये बताता है रश मरी में कि हम माली तौर पर कितने खुशहाल हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये तंज़न एक ट्वीट दी कि क्या अब जो मिस्टर फवाद को लोग सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में बुरा भला कह रहे हैं, वो ये कहेंगे कि जी हमने देखिए कितनी खुशहाली, हर एक के पास सेल फोन है। तो इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, इट्स अ कॉमिक थिएटर लगता है पूरे का पूरा ये जो हुकूमती निज़ाम है। ये एक ड्रामाबाजी और तमाशबीनी का, और वो जो लाहौर का एक पंजाबी का भंडबाजी का थिएटर हुआ करता था, अब मुझे पता नहीं है कि नहीं। वो लगता है कि उसके सारे के सारे किरदार ये बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बशमूल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। वहाँ पे मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ पे 30,000 गाड़ियाँ जाने की जगह है मरी में, यानी जा सकती हैं, वहाँ पे रुक सकती हैं। वहाँ पे इन्होंने 1,25,000 गाड़ियों को जाने दिया, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ 30,000 कार्स रुक सकती हैं, वहाँ पे इन्होंने इतनी ज्यादा तादाद में जाने दिया, ना रोका ना कुछ किया। आज भी मैं देख रही थी कि सदाकत अब्बासी जो है, इनके मिनिस्टर है, उनसे बात की जा रही थी इमरान खान के, और वो खुद उस इलाके के हैं। उनसे पूछा गया कि चले वो आप किसी को बचा नहीं सके, और आपके जो है बहुत से ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो वहीं पे मौजूद थे, कोई बाहर नहीं निकला जब तक के उन्होंने परमिशन नहीं ले ली होम मिनिस्टर से। तो वो मार्शल लॉ लगाते वक्त तो इजाजत नहीं लेते, लेकिन हाँ लोगों की मदद करते वक्त जरूर उनको इजाजत चाहिए थी। और कई पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें साथ ही दीवार है, ऊपर वो जैसे खारदार तार लगी होती है वो लगी हुई, और उसके साथ गाड़ियों में लोग मौजूद हैं जो कि परेशान हैं, या बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी डेथ हो गई। तो उनसे कहा गया कि आप चले, वो आप नहीं रोक पाए, लेकिन वहां पे सर जहाँ पे 5,000 किराया होता है होटल का, वहां पे 25,000 से लेके 50,000 तक मांगा जा रहा था। और जहाँ पे रोटी 20-30 रुपए की होती है, वो 150 रुपए की दी जा रही थी। बिस्किट का जो बॉक्स है वो 400 रुपए का बेचा जा रहा था। मतलब एक तो हमारे लोग भी बहुत बेहिस्से हैं, हमारे यहाँ के लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर यूरोपियंस होते तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत इंसानियत देखी है। तो ये काम क्या गवर्नमेंट का नहीं था? और उस्मान बुरजार साहब, जिनके अंदर ये पंजाब का इलाका बनता है, वो 2 दिन के बाद हेलीकॉप्टर से सैर करते हुए जा रहे हैं। देखिए, अफ़सोसनाक बात ये है कि मुआशरे में जो बेहिसी का आलम है, वो तो आप दोस्त जो वहाँ बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ़ खबरों की हद तक आगाह होते हैं, और दुःख होता है कि भई ये डिमांड एंड सप्लाई का कैपिटलिस्ट एक एप्टीट्यूड या एक एटीट्यूड जो भी है, वो हम समझते हैं कि जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो कीमतें बढ़ेंगी। मगर फिर भी एक लिमिट होती है, और इस सारे खेल तमाशे में सरकारों का काम होता है कि वो चीज़ों को रेगुलेट करें। चलिए, एक 5,000 रुपए का जो कमरा है, वो समझिए 10,000 रुपए का हो गया, बात समझ आती है। मगर वही अगर 40-50,000 रुपए का हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहीं पे मौजूद नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहीं पे मौजूद हो, तो वो कुछ ना कुछ तो रेगुलेट करे, चीज़ों को कंट्रोल करे। ये कैसे मुमकिन है कि 15-20 रुपए की रोटी जो है, वो 150 रुपए की हो जाए? वो हम समझते हैं कि इंसान की जो लालच की फितरी हिस्स है, वो बहुत बेदार हो जाती है ऐसे मामलात में। लेकिन इन सारी सूरत-ए-हाल में, ऐसी सारी सूरत-ए-हाल में सरकारें बीच में आती हैं, रेगुलेट करती हैं, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। आपने कहा कि जहाँ पे 30,000 गाड़ियों की कैपेसिटी की जगह है, वहाँ पे 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों को जाने दिया गया, और सिर्फ ये दिखाने के लिए जी कि बड़ी जनाब खुशहाली है, और बहुत ही पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए, जी देखिए बहुत खुशहाली है, कोई इशू ही नहीं है। भाई ऑफ कोर्स 220 मिलियन लोगों के मुल्क में
क्या ऐसी बड़ी बात है कि 1 लाख गाड़ी मरी जैसे सबसे पाकिस्तान के मकबूल हिल स्टेशन पे ना जाए, बल्कि वहां पे तो इनको ऐसी फैसिलिटीज बनानी चाहिए कि 30,000 की बजाय 1 लाख 2 लाख गाड़ियां इकोमोडेट हो सके। क्योंकि 220 मिलियन में से इतने तो लोग होते ही हैं, 220 मिलियन में से 3 4 10 मिलियन, मैं रफली बात कर रहा हूँ, इतने तो हर कौम में होते ही हैं कि जो अफोर्ड करते हैं। बाकी जो बिल्कुल 210 मिलियन लोग बेचारे हैं उनका क्या है? अब उन 210 मिलियन में से या 220 मिलियन में से अगर 1 लाख गाड़ी जाती है तो ये मतलब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर, ये क्या है? ये कोई थिएटर चला रहे हैं? ये कोई अमानुल्लाह का ड्रामा कर रहे हैं? इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इंतजामिया का, सरकारों का फर्ज होता है वो अपनी जो इतनी मकबूल जगह हैं, मरी जैसी मकबूल जगह हैं, उनमें फैसिलिटीज को बढ़ाएं। मतलब ये जो आप मुझे नंबर बता रही है, ये तो मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले जब मैं जाया करता था मरी, तो तब भी इतनी ही कैपेसिटी होती थी। लेकिन अब शायद उससे भी कम हो गई हो फ्रैंकली, क्योंकि तब तो इतनी वहां पे तमीरात नहीं थी। तो बजाय ये कि आप यानी सरकार वहां पे कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, बेहतर लोगों को, जो जैसे बर्फ साफ करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, इंतजामिया है, उनको बेहतर इक्विपमेंट, बेहतर मशीनरी, बेहतर यूनिफॉर्म, बेहतर गर्म लिबास फराम करे, उसकी बजाय वो इस बात पे ट्वीट कर रहे हैं कि देखें हमारी इकॉनमी तो बहुत बढ़िया जा रही है, 220 मिलियन के लोगों में से 35,000 गाड़ियां पहुंच गई हैं, या 1 लाख गाड़ियां पहुंच के मरी, देखिए हम तो ढोल बजाएंगे। अनबिलीवेबल, शर्मनाक बातें हैं ये सब। और सर आज फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है असेंबली में खड़े होकर कि जी ये तो पिछली गवर्नमेंट का कसूर है क्योंकि उन्होंने वहां कोई ऐसी फैसिलिटी दी नहीं कि कोई गाड़ियां पार्क हो पाती। मतलब 4 साल की गवर्नमेंट के बाद ये दोबारा से पिछली गवर्नमेंट के ऊपर कैसे सारा इल्जाम लगा सकते हैं। साथ साथ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस खुला था उसका आप जानते हैं कि अदालत ने फैसला भी कुछ दिया था थोड़ा बहुत, वो लोग भूल गए। इन्होंने कहा कि इन्होंने 70 लोगों की जानें ले ली और उसके बाद इनको फायदा ये हुआ है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके ऊपर बात होनी बंद हो गई। देखिए फॉरेन फंडिंग केस पे तो खैर वो एक लंबा मामला, उस पर तो बात अगर इस सानहे की रोशनी में थोड़ी दब गई है तो वो दोबारा आ जाएगी सामने। इनके जो करतूत हैं सरकार के, वो अब छुपे हुए तो नहीं है आवाम से। और बाकी इनका असेंबली में ये कहना कि जी ये जो पुरानी सरकार है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, उन्होंने अपने हद तक जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ बनाया है। मैं मतलब देखता रहता था गुज़िश्ता 20-25 साल में, कुछ ना कुछ, खासतौर पर शहबाज शरीफ की जो सूबाई सरकारें रही हैं वो किसी और चीज़ में जाने जाते हो या ना जाने जाते हो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में उनका हमेशा किरदार रहा है। ये क्रेडिट उनको जाता है। तमाम तर उनके पॉलिटिकल ब्लंडर्स या तमाम तर जो सीन एंड अनसीन किस्म की करप्शन पाकिस्तान की तमाम सरकारों में रही है, मगर वही करप्शन कैरी ऑन होती हुई तो इनकी सरकार में भी और शायद ज्यादा है, क्योंकि उनके जमाने में तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता था। आप बता दीजिए कि फवाद चौधरी और इमरान खान की सरकार के 4 साल दौर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? अगर कोई बना है, खास तौर पर मरी और चूंकि हम उस नजर में बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए। मेरा नहीं ख्याल कुछ बना है। तो 4 साल एक वाकई एक अच्छा अरसा होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था जो ये करके दिखाते। और इस साने ने इनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया, क्योंकि अब 4 साल से तो इनकी सरकार बैठी हुई है ना। हुकूमती मशीनरी कितनी इक्विप्ड थी, कितनी वेल ऑर्गेनाइज थी जो इस सानहे पर काबू कर सके। और मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए बड़े फख्र से बताया जा रहा है जी, आफ्टर ऑल पाकिस्तान आर्मी वहां पे पहुंच के वो जैसे नजात दहिंदा के तौर पर सामने। तो भाई हमारे कनाडा में भी जब बहुत बर्फें आती हैं, बहुत तूफान आते हैं, तो आर्मी ही फ्रंट पे आती है। ये उनका काम होता है, ये पूरी दुनिया के मुल्कों में उनका काम होता है। ये कोई उसमें ये कोई नहीं है कि ये कोई उसमें दिखाने वाली बात है कि जी देखिए ये है हमारे सेवियर, दे आर सपोज टू डू दैट। ठीक है, वो उन्होंने, अब वो जरा इदारा थोड़ा सा वेल इक्विप्ड है, वो ये काम जरा कुछ बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं, करना चाहिए उनको, मगर ये उनका फर्ज है। और लेकिन इसी तरह इनको चाहिए था कि ये दूसरे इदारों को भी वेल इक्विप्ड करते, ताकि जो बर्फ साफ करने वाले इदारे हैं उनके पास अच्छी मशीनरी हो, अच्छे यूनिफॉर्म हो, गर्म लिबास हो, वो भी इसको साफ सुफ कर सकते।
तो एनी हाउ इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल सर, वैसे मशीनरी तो हमें कोई दिखी नहीं जिससे वो काम कर रहे हो, वो फावड़े और हाथों से ही सब कुछ हो रहा था, वो बड़ा अफसोसनाक था। मशीनरी होनी चाहिए थी। लेकिन सर अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें अफगानिस्तान की और उसके साथ साथ ईरान और इंडिया की, कि इंडिया ने गंदम जो भेजनी थी पाकिस्तान से कहा, फिर सही जवाब नहीं मिला और ये लोग पता नहीं क्या आयमाइशाएं करते रहे, और उसके बाद अब ईरान के जरिए जो है जो भी अपनी मदद भेजनी है अफगानिस्तान को वो इंडिया भेज रहा है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कुछ कम होती हुई नजर आ रही है इस रीजन में, क्योंकि अगर ईरान आगे आ गया और हर चीज में लोगों ने ईरान से मदद लेनी शुरू कर दी, तो फिर इनका पाकिस्तान वालों का क्या बनेगा? नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से जो एक अहमियत हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है ऑलरेडी। उसके ज़ीरो होने का एक बड़ा सबूत ये कि खुद तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस भी पाकिस्तान की हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसके साथ साथ उन्होंने फेंस का मसला भी उठाया हुआ है। ईरान की बात तो ज़रा बाद में आती है, खुद डायरेक्ट जो तालिबान का रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो कम हो गया। अभी आपने रिसेंटली देखा जिस तरह तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भारत का खुले दिल के साथ शुक्रिया ट्विटर पे अदा किया और कहा कि भारत ने एक दोस्ती की उम्दा मिसाल कायम की है। तो इसका क्या मतलब है कि तालिबान ने पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं या जो रिजर्वेशंस हैं उसको ज़रा भी मलहूज़ खातर नहीं रखा, और उनका यही वाज़ेह पैगाम था कि हमें अमदाद चाहिए, भारत ने हमें अमदाद दी है, थ्रू ईरान आई है, हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं। ईरान की आपने बात की, ईरान सिर्फ इस मामले में ही नहीं कि वो राहदारी फराहम कर रहा है दुनिया के बहुत सारे ममालिक को पहुंचने के लिए अफगान अवाम की मदद के हवाले से। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक और डेवलपमेंट है ईरान में, वो ये कि अभी 2-4 रोज पहले ईरान में ही अहमद शाह मसूद की तालिबान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात होती है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यानी ये दोनों पंशीर का जो ग्रुप था अहमद शाह मसूद का, ये और तालिबान दो बहुत ही मुतहारिब किस्म के ग्रोह थे, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के लोगों को मार रहे थे, और तालिबान ने कहा था कि हम इनका अहाता करेंगे। तो लेकिन ये अब खबर आती है कि अहमद शाह मसूद के साहबजादे तो ईरान में बैठे हुए हैं, ना सिर्फ ईरान में बैठे हुए हैं, ईरान फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान के साथ मुलाकात। तो अब अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप है, चाहे अमरुल्लाह सालेह हो, चाहे अहमद शाह मसूद खुद हो, वो तो पाकिस्तान के समॉन है, एनिमल्स है। वो तो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान उनका समॉन है, एनिमी है। वो तो बार बार सुबह शाम ये ट्वीट करते हैं। तो इसका मतलब यह कि जो पाकिस्तान के शदीद दुश्मन हैं, यानी नॉर्दर्न अलायंस वाले, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके साथ तो तालिबान बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आने से पहले पाकिस्तान में भी मिले थे इनसे, लेकिन बाद में नॉर्दर्न अलायंस से ये जो कुछ कब्जा हुआ तालिबान का, उसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हो गए। तो वो उनसे भी मुलाकात ईरान में हो रही। तो ईरान पाकिस्तान के जो शदीद इस वक्त क्रिटिक हैं अफगान, यानी पंशीर ग्रुप, उनको भी फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान से मिलाने में। भारत का भी सामान तालिबान की इस अबूरी सरकार के ज़माने में अफगान लोगों तक पहुंच रहा है ईरान से। मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ इसमें सस्पेक्ट कि हो सकता है कुछ यूरोपियन ममालिक जिनका ईरान के साथ मुनासिब ताल्लुक है, वो भी कुछ सामान रसद पहुंचाएं, अगर सेंट्रल एशिया के जरिए भी पहुंच रहा होगा वहां से भी पहुंचाएं। और इसमें फिर पाकिस्तान तो वाकई आप ठीक कह रही हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। मुझे तो गुज़िश्ता कोई हफ्तों से सुनने में नहीं आया कि किसी यूरोपियन मुल्क ने पाकिस्तान के ज़रिए कोई बड़ी खेप भेजी हो। सकता है छोटी-मोटी खेप भेजी हो, कोई बड़ी खेप भेजी हो, किसी ने पैसा पाकिस्तान के राउट से अफ़गानिस्तान भेजा हो। मतलब मेरी मुराद ये है कि गैर मुल्की सरकारें। तो वो सब कुछ तो अब भारत से हो रहा है, ईरान से हो रहा है। तो ये वाक़ई ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी लम्हा क्रिया है। वो जो ढोल बजा रहे थे कि जी गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी, इमरान खान कह रहे थे तालिबान ने, तो अब वही गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने वाले ज़ंजीरें इसी इमरान खान की सरकार की तरफ फेंक रहे हैं और फेंस को तोड़ रहे हैं। तो ये भी फिर इनको कहना चाहिए कि गुलामी की ज़ंजीरें मज़ीद तोड़ रहे हैं तालिबान। तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान।
सर बिल्कुल ये जैसे आपने भी कहा कि बिल्कुल ये जो फेंस भी तोड़ रहे हैं और तालिबान जिस तरह से आंखें दिखा रहे हैं वो भी बड़ी जल्दी हो गया, मतलब विद इन 4 to 5 months जो है वो उनका असली रंग सामने आ गया। लेकिन हमारे यहाँ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि नहीं, हम जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से अफगानिस्तान से बात करेंगे, और साथ ही अगर ये भारत के टाइम पे इतना ज्यादा मसला खड़ा ना करते और उनको यहाँ से उनके ट्रक्स जाने देते तो ये प्रॉब्लम से बच सकते थे आपके ख्याल से? देखिए, यकीनी तौर पर एक अच्छा डिप्लोमेटिक जेस्चर हो सकता था। भारत के साथ जो टेंशन बनी हुई है या ये जो इन्होंने हीट भारत के खिलाफ क्रिएट की हुई है, वो मतलब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। हम खुद कई ऐसे सुन चुके हैं रिपोर्ट्स को, और जिसमें पाकिस्तान इस ख्वाहिश का इजहार अमेरिकन से भी कर रहा है और सऊदियों से भी कर रहा है, यूएई से भी कर रहा है कि भाई हमारे भारत के साथ अच्छे तल्लुकात करा दें। लेकिन जब अच्छे तल्लुकात होने का मौका आता है, तो फिर ये खुद ही कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर करते हैं। अब अगर ये कह देते पाकिस्तान वाले भारत को कि जनाब आपके ट्रक गुजर जाएं, अच्छा हम्म। जेस्चर है, आप भी वहां पे इमदाद दे रहे हैं, मगर इन्होंने आए बाएं शायद इतनी की कि उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए हम आपसे बात ही नहीं करते, हम्म। हम सीधा चहारबाग अपना सामान भेजते हैं और वहां से अफगानिस्तान चला जाएगा। और अफगानिस्तान चला गया तो अफगानिस्तान वालों ने थैंक यू कह दिया। मतलब मेरा मतलब है कि अवाम ने भी थैंक यू कह दिया, तालिबान ने भी थैंक यू कह दिया। तो क्या पल्ले रह गया इनके पाकिस्तान की सरकार के, इसकी एस्टेब्लिशमेंट के? तो अनबिलीवेबल है। हर मामले में फेलियर ही फेलियर है। ना ये तल्लुकात ठीक कर सकते हैं हमसायों से, ना ये कहीं से पैसा ले सकते हैं, ना ये अपने मुल्क से पैसा जनरेट कर सकते हैं, ना ये तालिबान के साथ मुनासिब बातें करके उनको मेज पे सही तरीके से ला सकते हैं। उनकी जहां तक तालिबान की मजबूरी होती है वो आ जाते हैं पाकिस्तान के साथ, मगर जहां पर तालिबान को दिखाने होते हैं फिर अपने रंग वो भी दिखाते हैं, इसलिए कि अंदर से वो भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को 30-40 साल से बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उनको पता है कि इनको हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल सर। और सर लास्ट में हम बात करेंगे टीटीपी की। टीटीपी के स्पोक्स पर्सन खालिद खुरासानी के आज हलाक होने की खबर आई है। शुरू से हम देख रहे हैं जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो टीटीपी के अटैक्स पाकिस्तान के तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं। कई ऐसे हैं जिन पुलिस फोर्स हो गई है दूसरे, उनको इन्होंने मार डाला। लेकिन अब आगे आप क्या देखते हैं कि किस तरह से ये लोग कंट्रोल होंगे, और अब जो स्पोक्स पर्सन मारा गया है इसके बाद क्या रिएक्शन आ सकता है? देखिए, रिएक्शन तो काफ़ी सख्त एक्सपेक्टेड है। टीटीपी के साथ इमरान खान ने पिछले कुछ महीनों के दौरान ये दावे भी किए थे कि हमारी उनसे अंदर ही अंदर खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, डील की कोशिश हो रही है, लेकिन डील कोई ठीक से हो नहीं सकी और मुझे नहीं लगता कि डील हो भी सकेगी। अगरचे पाकिस्तान को उनके साथ खुफिया मुआहदे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये वाज़े तौर पर पता था कि टीटीपी पाकिस्तान का एक तरह से स्वॉन, जिसे कहते हैं ना कसमिया किस्म का दुश्मन है। वो पेशावर स्कूल का वाक़या अभी तक पाकिस्तान की आवाम को नहीं भूलना चाहिए और ना ही भूला होगा, आई होप सो। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में अब ज़ाहिर है टीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन के मारे जाने की इत्तलात या खबरें सामने आ रही हैं, उसमें भी ऑफ कोर्स यही शुबा किया जा सकता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पर एक लेसन दे सकती है टीटीपी को, क्योंकि जब डील हो ही नहीं पा रही, जब मामला तय हो ही नहीं पा रहे, तो दोनों तरफ से एक दूसरे को मारने की कोशिश ही कर रही है। तो अब टीटीपी के किसी अहम लीडर का यूं मारे जाना एक यकीनी तौर पर स्विफ्ट रिएक्शन उनकी तरफ से लाएगा, क्योंकि वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके भी जो स्टेक हैं वो टेररिज्म में ही पिन्हा है। तो वो फिर कोई ना कोई और टेररिज्म की एक्टिविटीज करेंगे। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है कि उस रीजन में खास तौर पर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो अवाम बेचारी इस एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो पिस रही है फॉर नथिंग, तो उसमें अब ये वाकया और फ्यूल के तौर पर एक तरह से इग्नेट करेगा वहाँ के हालात को। लेकिन सर इन लोगों का तो ये कहना था कि जब तालिबान आ जाएंगे तो वो कंट्रोल करेंगे टीटीपी को, ऐसा होता नजर तो नहीं आ रहा। देखिए जी, ये इनकी तौक़ुआत ही होती है कि ये खुद तो कुछ कंट्रोल नहीं करना होता इन्हें। इन्हें कभी ये होता है कि जी तालिबान वाले कंट्रोल टीटीपी को कर लेंगे, अगर तालिबान अफ़गान तालिबान ज़्यादा ख़तरनाक हुए तो टीटीपी वाले शायद उनको कंट्रोल कर लें। तो ये बस दूसरे जो प्लेयर्स हैं, उन पर ही तकिया किए रखते हैं।
खुद से कंट्रोल क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या सरकार हो, बहुत सारी चीज़ें ये नेबर्स के साथ या ग्रोहों के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे ये अच्छी सफारतकारी अक्लमंदी के साथ अपनी ये जो ऑब्सेशंस हैं इनको छोड़ के खुद ये कर सकते हैं। मगर शायद ना ये ऐसा सोचते हैं, ना इनमें ऐसी अहलियत है, ना इनमें पॉलिटिकल विल है और ना ही इनमें, क्योंकि इनका इतना खौफनाक बैगेज है नफरत का और सारा एक दूसरे मुल्कों के खिलाफ बातें करने का, अमेरिका के ये खिलाफ, इनफैक्ट पैसा भी अमेरिका से चाहिए, वेस्टर्न वैल्यूज के ये खिलाफ, हर कोई काफर, इवन पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो उनसे इत्तेफाक नहीं करते वो काफर, इवन वो मुल्ला और वो इंस्टीट्यूशन, मजहबी इंस्टीट्यूशन जो इनसे इत्तेफाक नहीं करते वो भी काफर हो जाते हैं। गद्दार और काफर, ये दो सबक सीख लिए हैं पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी ने और उसकी बुनियाद पर बस ये सर्टिफिकेट बांटना है कि भाई, लेकिन हल क्या है मसले का या मसाइल का, वो कोई इन्हें सरोकार नहीं है। और यही सैड स्टेट ऑफ अफेयर है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हालात वहां पे एंटेंगल्ड है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, हालात और मजीद खराब होते हुए ही नजर आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट अब वैसे भी टाइम खत्म होने लगा है इमरान खान की गवर्नमेंट का और कुछ नहीं कर पाए और पिछली गवर्नमेंट पे ही इल्जाम, अभी मरी के वाकये का इल्जाम भी पिछली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।